हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम आज फिर से एक बार आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर, जो कि है L17। वही जो चैप्टर हमारा चल रहा है वंशागति के आणविक आधार के आधार पर हम लेकर आए हैं आज आपके लिए। क्या तो वो एक सरप्राइज है, अभी दिखेगा आपको। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है और उसमें हम पहुंच गए हैं अपने एंड की तरफ। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डीएनए उंगली छापन, जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, और साथ में उसकी क्या टेक्निक है इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी डीएनए उंगली छापन की तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले दो तीन चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है और वो आज आप समझ लेंगे तो वही आगे जेनेटिक्स आने वाली है, बहुत सी चीजें आने वाली है। आज भी कई नाम आएंगे यहाँ पर, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको उस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे या समझाए जाएंगे डिटेल में। अभी हम सिर्फ उतनी चीज पढ़ेंगे इसमें जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या है, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है और क्यों इनका फोटो भी याद रखना है, क्योंकि ये जो नाम है ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आजकल मैं थोड़ा थोड़ा आपको गाइड करती रहती हूँ क्या क्या पूछा, क्योंकि कई बच्चे इन ऐसी चीज़ों को ऐसे ही ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, होगा, क्या करना है, कौन पूछता है नीट में। तो नीट कई बार ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेती है जो हम अंदाजा भी नहीं करते। तो कौन है ये साइंटिस्ट, ये है एलेक्स जेफरी। अब क्या काम किया था इन्होंने, जो इनका फोटो हमने यहाँ लगाया है, तो इन्होंने ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी थी और उसके बारे में बताया था कि हम कैसे अपने डीएनए को चेक करके ये पता कर सकते हैं कि ये किसका डीएनए। वो सीआईडी टाइप, आपको पता ही है मुझे सीआईडी कितना पसंद है। तो जो सीआईडी है उसमें एक वो बाल मिलता है या कोई चमड़ी का टुकड़ा मिल जाता है, जिससे वो उस व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं जिसका ये बाल या चमड़ी का टुकड़ा है ना। तो वो कैसे होता है, वो होता है इनकी मदद से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से, ठीक है। तो यही करना है हमें कि हमें अगर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो होता है, जहाँ पे क्रिमिनल रिपोर्ट्स होती है या और भी बहुत सारे, भाई मैं उस सीआईडी के लेवल पे जा रही हूँ। अगर आपको कोई किसी बच्चे के पेरेंट्स ढूंढने हैं कि भाई इस बच्चे का पेरेंट कौन है, तो आपने देखा होगा डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। वो डीएनए टेस्ट भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ही होता है कि इस बच्चे के माँ बाप कौन है, या ये किससे सिमिलर है, भाई बहन है, सगे भाई बहन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम एक छोटे से टुकड़े से ये पता कर सकते हैं कि ये अगला बंदा कौन है और इसने क्या कारनामे किए हैं। मर्डरर को ढूंढ सकते हैं हम। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो मुझे यही लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे, इन्होंने किया था। अब कैसे किया था, तो एक दो वर्ड्स यहाँ पे आते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। जो पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति या विभेद के डीएनए का RFLP, इसकी पूरी जानकारी हम जो है वो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंटेड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुबंधित खंड, विभिन्न लंबाई के अनुबंधित बहुरूपता, ठीक है, ये कहा जाता है इसको। क्या है ये बनाना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या अनुलेखन, या जो हम बोलते हैं क्या कहते हैं, उंगली छापन कहते हैं। क्या है ये RFLP? RFLP ये है कि हमारा जो डीएनए है, अभी हम डीएनए लेंगे, हमें तो भाई कोई छोटा सा टुकड़ा मिलता है, ठीक है। उस डीएनए की हम क्या करते हैं, पहले तो बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। जो हमें इतना सा टुकड़ा मिला है डीएनए का, भाई किसी का डीएनए चेक करना है, बच्चे का भी डीएनए चेक करना है, तो आप उसका पूरा डीएनए नहीं निकालोगे, उसका कोई स्किन का टुकड़ा, उसका कोई सेल का टुकड़ा निकाल लोगे जिससे आपको डीएनए मिल जाए। तो पहले तो भाई एक वर्ड जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं बार बार, PCR क्या होता है, वही मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि ये हम अभी नहीं पढ़े। और आपने देखा होगा आपके बुक में भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है PCR को हम क्लास जो चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। क्या किया जाता है कि डीएनए का अगर हमारे पास इतना सा टुकड़ा है तो हम सारे एक्सपेरिमेंट इस पे नहीं कर सकते, भाई एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करने होते हैं, इतनी सी चीज से हम कैसे एक्सपेरिमेंट करें। तो हम इसको पहले तो बहुत बड़ा बड़ा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? डीएनए रेप्लिकेशन से। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो हम पढ़कर आए हैं उसमें एक टेक्निक काम है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या, बहुत स्लो
होता है। उससे भी एक हाई टेक्निक है PCR, जिसमें हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया का सहारा लेते हैं। ये बात नहीं आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अगर आपने क्लास 11th मुझसे पढ़ी होती तो शायद आपने ये बात पढ़ी होती, क्योंकि क्लास 11th वालों को मैंने बताया है कि एक बैक्टीरिया होता है जो है थर्मो इक्वेटिक, ठीक है, इक्वेटिकस। ये बैक्टीरिया जो है, इससे हम जो है पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज है वहां से लेकर आते हैं, वो कहानी हम सारी बाद में पढ़ेंगे, और इन डीएनए के बहुत सारे टुकड़े बना देते हैं। तो पॉलीमर का मतलब बहुत सारे टुकड़े, चेन रिएक्शन, एक साथ डीएनए के बहुत सारे टुकड़े बन जाते हैं और हमारे पास बहुत सारा डीएनए इकट्ठा हो जाता है। यहां तक की कहानी। अभी अब ये समझो कि ये क्या है, इसके नाम में है एक एंजाइम होता है जो डीएनए की कटिंग करता है, उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, ये सब हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ छोटा छोटा। एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अभी जितना यहाँ जरूरी है, वो क्या करता है, डीएनए को जगह जगह पर काटता है। उस हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक पर्टिकुलर साइट होती है जहां पे वो जाकर कट करता है, वो फिक्स होती है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये अगर डीएनए की अलग अलग लंबाई के खंडों को काट दे, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस वाले खंड को काटे तो एक लेंथ वाली ये हो गई, ये इतना डीएनए हो गया। फिर एक ने क्या किया, इतना लंबा काट दिया तो ये अलग लेंथ हो गई। फिर एक ने क्या किया, सिर्फ इतना ही काटा, और दूसरे ने क्या किया, इतना। तो अलग अलग लेंथ के अगर डीएनए हमारे पास आ जाए, ठीक है, और वो डीएनए कैसे, पॉलीमॉर्फिक हो। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है, अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे डीएनए में कुछ रिपीटेटिंग यूनिट्स पाई जाती है। अभी इसको भी समझेंगे कि जैसे कि हमारा डीएनए है, उसमें कोई चीज है एजी 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 एजी, ये बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, इसको रिपीटेटिंग यूनिट कहते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, अब कहीं से भी काटो एजी एजी, अगर ये इक्वली काटेगा तो सब जगह एजी एजी बटेगा, लेकिन ये क्या करता है, किसी डीएनए को तो यहां काट देता है, एक ये लंबाई का डीएनए काट लिया, एक ये लंबाई का डीएनए काट दिया, तो अलग अलग फ्रेगमेंटेड में काट देता है ना, तो इसीलिए इसको RFLP कहते हैं। लेकिन ये RFLP कहाँ होता है, जहां पे रिपीटिंग यूनिट होती है, पुनरावृत्ति होती है किसी न्यूक्लियोटाइड की, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ कर आए हैं, ठीक है, उसको ही हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुरूपता। ये भी बड़ा टॉपिक है बच्चों में कि ये बहुरूपता क्या होती है। हालांकि बहुरूपता हम पढ़ के आए हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, जहां हमने पढ़ा था एक ही जीन अगर बहुत सारे रूप या एक्सप्रेशन दिखाता है तो उसको हम बहुरूपता कहते हैं। बस इस वाले चैप्टर में डेफिनेशन वही रहेगी, डीएनए की अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रूप से अभिव्यक्ति या अलग अलग जो पुनरावृत्ति यूनिट है उसका पाया जाना ही क्या होता है, बहुरूपता होती है। आनुवांशिक भिन्नता, डीएनए की आनुवांशिक भिन्नता जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अलग अलग होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया, और मैं अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। अभी इतनी काफी है कि ये RFLP क्या है। ये डीएनए क्या करता है, रिपीटिंग यूनिट को अलग अलग टुकड़ों में, लेंथ के टुकड़ों में काट देता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। उस पे बेस होती है हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। इस विधि की खोज जो कि हमें याद रखनी है, एलेक्स जेफरी ने की थी, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्टार लगा देती हूँ, 1984 में। अब मैं बार बार नीट बोलती हूँ भाई, बहुत से एग्जामों में आया हुआ है, पर क्या है, सारे बच्चों में नीट ही इतनी फेमस है, तो मैं नीट बोल दूंगी तो आधे बच्चे अच्छा फिर तो इम्पोर्टेंट होगा ऐसा समझ लेंगे, इसलिए। बाकी बहुत सारे एग्जाम, हम भी जो एग्जाम देते हैं अभी गवर्नमेंट के या टीचिंग के जो एग्जाम देते हैं उनमें भी आते हैं, काफ़ी फेमस, बार बार आ चुका है, ये सब बहुत फेमस है। चलो पहले मैं जो बात समझाना चाह रही हूँ, जो अभी मैंने लिखी कि डीएनए की संरचना तथा जीन आनुवांशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है, ठीक है। हर जीव में डीएनए की संरचना,
अभी ये बात मैं पूरी तरह से समझाऊंगी कि कभी तो आप कहती है कि डीएनए एक जैसा होता है, कभी कहती है अलग होता है, सब समझा रही हूँ। डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है, और इसीलिए उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता कहते हैं। जो मैंने आपसे कहा था कि हम सब इंसान हैं, हमारा सबका डीएनए एक जैसा है, और कितना बताया था मैंने, 99.9% डीएनए हम में सेम है, लेकिन वो जो 0.1% डीएनए जो हमारा अलग है, उस वजह से हम एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं। ये क्या है? यही बहुरूपता है कि डीएनए एक जैसा है, लेकिन वो जो रिपीटेटिंग यूनिट है, पुनरावर्ती यूनिट है, क्या होती है अभी फिर से बताऊंगी मैं। तो पुनरावर्ती यूनिट की भिन्नता की वजह से, इस 0.1 की बहुरूपता की वजह से हम लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स या आप ही क्यों ना हो, ठीक है। और यही ये कहना चाह रहा है कि हम एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं क्योंकि हमें ये चीज, ये बहुरूपता है डीएनए की, यानी आनुवांशिक भिन्नता है, एक डीएनए के अलग अलग रूप होने की वजह से। सेम डीएनए हमें, मैंने कहा 99, फिर भी उनमें बहुरूपता है, अलग अलग वैरायटी है, भिन्नताएं हैं, जिसको हम कह रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कई बच्चों को ये पॉलीमॉर्फिज्म कभी समझ नहीं आता है, इसको आप अपने पे लेकर देखो। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम सब इंसान हैं, हमारा डीएनए सेम है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग है, बस इस 0.1 डीएनए की बहुरूपता की वजह से। कि ये जो 0.1 है ना, ये सब में है, लेकिन सब में अलग अलग होने की वजह से अपनी अलग अलग रूपता दिखाता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, फिर भी मैंने आपको बता दी कि डीएनए की भिन्न भिन्न व्यक्तियों में आनुवांशिक भिन्नता को ही बहुरूपता कहते हैं, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल सिंपल है, और आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें डेफिनेशन दे रखी है कि वंशागत रूप से डीएनए, वंशागति उत्परिवर्तन के कारण डीएनए में पाए जाने वाली भिन्नता को ही बहुरूपता कहते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दे रखी है। चलिए आ जाइए, अब समझ लीजिए। देखिए अभी जो मैंने बात कही, इतनी रामायण जपी, उसमें मैंने ये कहा कि सभी मानव, अगर हम मानव की ही बात करेंगे, भाई कोई है क्या मानव क्लास में, ठीक है, मानव की बात करेंगे कि सभी मानव में 99.9% डीएनए क्या है, सेम है, लेकिन 0.1% डीएनए हम सब में अलग है। और ये जो अलग डीएनए है, ये जो अलग डीएनए है, इसी डीएनए के बेस पर, इसी डीएनए के आधार पर हम एक दूसरे को अलग कर सकते हैं, यानी कि क्रिमिनल को पहचान सकते हैं कि कौन है मर्डरर, डीएनए टेस्ट करके, ठीक है। तो क्या है कहानी, यह है कि जब हम हमारा डीएनए लेते हैं, पूरा डीएनए हमने लिया और उसको क्या करते हैं, अपकेंद्रीकरण करते हैं। ये मैं बता चुकी हूं, अपकेंद्रीकरण क्या है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में सेंट्रीफ्यूग करते हैं जिसे, अपकेंद्रीकरण, जो मशीन भी आपको बताई थी दोनों तरह की। तो हमारा डीएनए जो है वो कुछ डेंसिटी के बेस पर, ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो भारी डीएनए होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का डीएनए होगा वो ऊपर चला जाएगा। डेंसिटी, घनत्व के बेस पर हमें डीएनए का ऐसा कुछ नज़ारा मिलता है, ठीक है। ये तो है मैक्सिमम डीएनए जो 99.9% है, जो सब में सेम होता है। इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, इसको कई लोग बल्क डीएनए भी कहते हैं। बल्क का मतलब बहुत सारी मात्रा में, ठीक है, क्योंकि ये 99.9% है। बल्क डीएनए जो सब में सेम होता है। ये वाला जो बेचारा डीएनए है जो हल्का सा मिल रहा है, ये है 0.1% डीएनए जो सब में अलग है। इसी डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। कई बच्चे मुझे एडवांस में पूछ रहे थे सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। सैटेलाइट डीएनए अपने आप में एक नया टॉपिक है, लेकिन वही इस मैनर में मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है सैटेलाइट डीएनए। दूसरी चीज एक और कि हमारे डीएनए में हमने बात की कि पूरा डीएनए जो है वो कोडिंग नहीं होता,
मतलब हमारे पूरे डीएनए से जीन प्रोटीन नहीं बनाते, मतलब हमारा पूरा डीएनए सिस्ट्रॉनिक नहीं है, सबसे प्रोटीन नहीं बनता। तो जो डीएनए का पार्ट कोई प्रोटीन बनाता है उसको तो हम जीन बोल देते हैं। मान लो ये एक जीन है और ये एक जीन है। सुना मैंने क्या कहा, जीन की परिभाषा क्या है कि डीएनए का वह फ्रेगमेंट या खंड जो किसी प्रोटीन या पूरे संपूर्ण एमआरएनए का निर्माण करता है वो जीन कहलाता है। और डीएनए में हर कोई जीन नहीं होता, हर कोई प्रोटीन निर्माण नहीं करता। तो हम इन जीन के बेस पर नहीं पहचानते कि इंसान कौन सा है या मनुष्य कौन सा है, टेस्ट यहां से नहीं करते। इसको तो बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, ये तो काम का जीन है। ये वाला जो जीन होता है इसको बोलते हैं जंक डीएनए, मतलब बेकार डीएनए। यही जंक डीएनए हम सब में डिफरेंट होता है। ये जो 0.1% डीएनए है ना, ये जंक डीएनए है जिसका कोई रेप्लिकेशन नहीं होता, या जो हम कह रहे हैं कि अनुवादन और अनुलेखन नहीं होता, ठीक है। और उसी को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अब सैटेलाइट डीएनए अगर आप क्रोमोसोम में देखना चाहते हैं तो ये हमारा क्रोमोसोम है ना। क्रोमोसोम के एंड पे कुछ अलग सी संरचना है, कुछ ऐसा कंडेंस्ड डीएनए मिलता है इस टाइप का। यहाँ पे और भी होता है लेकिन मतलब वहां पे शीर्ष पे ज्यादा होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अगर क्रोमोसोम पे देखें तो हमें एंड पे मिलता है ये सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, शीर्ष पे मिलता है। अब सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं ये सुनो। कहाँ होते हैं वो समझ गए, जंक डीएनए पे होंगे जो अनुलेखन अनुवादन नहीं करते। 0.1% हमारे पास जंक डीएनए है, उसमें सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं, ऐसे डीएनए जिनमें न्यूक्लियोटाइड की उच्च पुनरावृत्ति पाई जाती है। ऐसे डीएनए पार्ट जिनमें न्यूक्लियोटाइड्स की या नाइट्रोजेनिक क्षार की उच्च पुनरावृत्ति, ये उच्च वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। उच्च पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटिव, ठीक है, बार बार होना। उच्च पुनरावृत्ति पाई जाती है उसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पुनरावृत्ति इसमें भी है, इस बल्क वाले डीएनए में भी है पुनरावृत्ति, लेकिन वो पुनरावृत्ति कम है, इतने हाई लेवल पे नहीं है जितनी कि सैटेलाइट डीएनए में। जो मैंने लास्ट क्लास में कहा था क्या होती है पुनरावृत्ति, कि ये अब सिर्फ हम इतने सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए की बात कर रहे हैं। तो सैटेलाइट डीएनए जो है भाई, फिंगरप्रिंटिंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई, हम तो उसके पहले की बात कर रहे हैं। तो सैटेलाइट डीएनए जो है क्या होता है, इसमें सैटेलाइट डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की बार बार रिपीटिशन होता है, यानी पुनरावृत्ति होती है। जैसे जो मैंने कल भी कहा था, जैसे मान लो कोई है ए सी, फिर ए सी आ गया, फिर ए सी आ गया, फिर ए सी आ गया, और फिर नॉर्मल है मान लो डी टी जी सी। तो आप देख रहे हैं ए सी ए सी ए सी ए सी, ये होती है पुनरावृत्ति। किसी भी न्यूक्लियोटाइड, एक की भी हो सकती है, 2-4 की भी हो सकती है। मान लो ये इसी जगह पे मैं बोलूँ ए टी जी, बार बार रिपीट हो, ए टी जी, ऐसे भी रिपीट हो सकता है। और यही फर्क होता है हम में और आप में। यही इसी वजह से हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं कि आप में हो सकता है, मान लो ये मेरा डीएनए, ठीक है, मेरे डीएनए में ये एसी जो है, यानी कि जो सैटेलाइट डीएनए में रिपीटेटिव यूनिट है, ये रिपीटेटिव यूनिट 3 बार है। ये मैं लिख देती हूं मी, मेरे में। और अगर आपकी बात करूं, आप में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसमें मान लो ये 4 बार होगी, 6 बार होगी, 10 बार होगी, 15 बार होगी, 25 बार होगी, कितनी भी बार हो सकती है, ठीक है। तो यही फर्क बताता है कि ये मेरा डीएनए है क्योंकि इसमें एसी जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, और ये आपका डीएनए है क्योंकि इसमें 3 बार रिपीट हो रहा है, और ये आपका डीएनए है जिसमें 4 बार रिपीट हो रहा है, और ये मोनिका का डीएनए है जिसमें 6 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यही फर्क आपको मुझसे अलग करता है और इसी को कहते हैं बहुरूपता, इन रिपीटेटिव यूनिट की अलग अलग संख्या होना। अब ये जो अलग अलग संख्या है ना, कि आप में 3 है और मुझ में 4 है, इसको बोलते हैं VNTR। क्या बोलते हैं इनको? VNTR। फुल फॉर्म क्या है इसकी, जरा ये देखेंगे। हिंदी में तो भाई बहुत मुश्किल है,
मुझे बुक खोल के देखनी पड़ी, सही बता रही हूँ, हिंदी के लिए, इंग्लिश वाली मुझे याद है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ठीक है, V से वेरिएबल, N से नंबर, T से टेंडम रिपीट। ये पुनरावर्ती डीएनए की, पुनरावर्ती न्यूक्लियोटाइड की अलग अलग संख्या या क्रम होना ही क्या कहलाता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, जो हर मनुष्य में अलग अलग है। और ये कहाँ होगा? ये सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए कहाँ होगा? जंग डीएनए। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई सभी को? ठीक है, चलो अभी मेरी बात सुनो। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सैटेलाइट डीएनए के प्रकार, वो भी बता रहे हूँ, साथ में इसको खत्म कर देते हैं सैटेलाइट डीएनए को। सैटेलाइट डीएनए जो उसके बाद मैंने होमवर्क क्वेश्चंस में डाला हुआ भी है, सैटेलाइट डीएनए और नॉर्मल पुनरावृत्ति, जैसे मैंने कहा इसमें भी पुनरावृत्ति होती है, तो इस पुनरावृत्ति और इस पुनरावृत्ति में क्या अंतर है ये आपको होमवर्क क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सैटेलाइट डीएनए की ये जो वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी का मतलब भिन्नता, अच्छा हिंदी लिखना भूल गई मैं, इसका हिंदी है अनुबद्ध पुनरावर्तक विभिन्नता खंड। ठीक है, ये इसका हिंदी है, अगर जो हिंदी याद करना चाहते हैं और मेरी एडवाइस लो तो यही याद करें। और ये क्योंकि आपको ये VNTER तो याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप हिंदी याद कर लो। तो अलग अलग मनुष्य में ये रिपीटेटिव यूनिट का अलग अलग होना, बहुरूपता होना, इनकी बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म होना ही क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कहलाता है। और इसी के बेस पे हम इंसान को पहचानते हैं कि आखिर कौन है मर्डरर। ठीक है, चलो अब सैटेलाइट डीएनए के टाइप की बात कर देते हैं। ये सैटेलाइट डीएनए जनरली दो प्रकार के होते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप बुक खोल के देख सकते हैं, लेकिन क्या करूं मैं, कंपटीशन एग्जाम में आता है और हो सकता है आगे के चैप्टर में फिर से आए, तो मैं आपको यही समझा देती हूँ सैटेलाइट डीएनए। और एक बच्चे ने मुझसे डाउट भी पूछा है यूट्यूब पे, तो उसका भी क्लियर हो जाएगा अगर वो देख रही है, पता नहीं। और ग्रुप में भी पूछा हुआ है, डाउट ग्रुप जो है हमारा बैच वाला, उसमें भी किसी ने मुझसे पूछा था। देखो सैटेलाइट डीएनए, अच्छा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी नहीं बताऊंगी तो वो, उसने मुझसे पूछा था अनुषंगी, अनुषंगी बोलते हैं सैटेलाइट को। ठीक है, अनुषंगी डीएनए। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मिनी सैटेलाइट, और एक होते हैं माइक्रो। ठीक है, अभी शॉर्ट में लिख रही हूं तो जगह नहीं है। माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मिनी को बोल देते हैं लघु डीएनए सैटेलाइट, और इसको बोल देते हैं सूक्ष्म। बहुत अंतर है वैसे तो, काफी और भी ज्यादा, लेकिन आपके लेवल पे हम जाएं तो 2-3 अंतर आप सुन लो। लघु सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट में ये जो रिपीटेटिव यूनिट होती है ना न्यूक्लियोटाइड की, ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10 से 100 के बीच होती है, 100 न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन क्षार। समझे आप इस बात को? अरे समझे कि नहीं, कि ये जो रिपीटिंग यूनिट है इनमें नाइट्रोजनिक क्षार जो होंगे वो 10 भी हो सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे 2 हैं, A और C, ऐसे कितने हो सकते हैं भाई? 10 हो सकते हैं कि AC, GC, AC, ऐसे 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं नाइट्रोजनिक क्षार, बहुत लंबा भी हो सकता है काम। लेकिन इनमें जो है वो उनकी संख्या 2 से 6 ही है, मतलब 2 से 6 होंगे ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड, इससे ज्यादा वेरिएबल नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ये एक बेसिक फर्क है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, कि इनमें 10 से 100 होते हैं और इनमें 2 से 6 होते हैं। इनकी साइज जो है थोड़ी बड़ी होती है,
इनकी साइज थोड़ी छोटी होगी, दिख ही रहा है 2 से 6 ही है इसमें। तो ये है मिनी सैटेलाइट और ये है माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। अच्छा, और कुछ बचता है क्या यहाँ पे? हाँ, एक और चीज कि सैटेलाइट डीएनए कभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जंक डीएनए का पार्ट होता है सैटेलाइट डीएनए, तो भाई ये तो कॉमन सेंस हुआ ना कि जंक डीएनए हम क्या ही उसी को रहे हैं जो जीन नहीं है, जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा, जो ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट डीएनए का ना तो ट्रांसलेशन होता है ना ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, तभी तो ई जंक डीएनए कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ठीक है, हो गया। बात समझ में आ गई कि हम जो करने वाले। अच्छा, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन कि भाई 2 अगर सैटेलाइट डीएनए है हमारे पास, तो हम ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं वो कौन से के लिए कर रहे हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम ये मिनी वाला यूज करते हैं, मिनी सैटेलाइट यूज करते हैं, माइक्रो वाला यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें 2 से 6 ही है, मतलब बहुत छोटा सा फ्रेगमेंट है जिसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मिनी सैटेलाइट का यूज करते हैं। पूछा भी जा सकता है, अभी तक तो हालांकि कभी पूछा नहीं है, लेकिन किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। और क्या बेस है हमारा? VNTR के बेस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। आ जाओ, प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम उसके माता पिता के डीएनए क्रम का संयोग होता है, ये तो हमें पता है, दोनों के फ्यूजन से मिले हैं। भारतवर्ष में इस तकनीक का उपयोग सर्वप्रथम 1989 में मद्रास में किया गया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रयोगशाला हैदराबाद में। इसको याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है इस पे, इसीलिए लिखा है। ये वो मद्रास हैदराबाद की प्रिंटिंग प्रयोगशाला है जब फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुआ था। आ जाइए, अब तकनीक की बात करते हैं। सबसे पहला कैसे करेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के शरीर को कोशिका के धब्बों, ठीक है, या तो कोशिका है उसका कोई स्पॉट है, बाल है, वीर्य यानी सीमन है, ठीक है, सीमन के धब्बे, भाई धब्बे भी चल जाएंगे, डीएनए प्राप्त किया जाता है। डीएनए नमूने को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो मैंने वहां पे लिखा था, है ना, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो डीएनए को अलग अलग साइट्स पर कट करता है। एंजाइम की सहायता से पचाया जाता है, यानी कि डाइजेस्ट किया जाता है। उसको क्या है, हमारे पास जो फ्रेगमेंट है उसको तोड़ना पड़ेगा। अभी क्यों तोड़ना पड़ेगा ये समझेंगे जब अभी मैं बताऊंगी। इसके बाद डीएनए को क्षारीय विलयन से उपचारित करके एकल श्रृंखला में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि जो हमें डीएनए मिला है वो कौन सा मिला होगा भाई, वो कैसा होगा, वो तो डबल हेलिक होगा ना, उसको सिंगल हेलिक में लेकर आना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्षारीय विलयनों के माध्यम से एकल श्रृंखला में यानी सिंगल हेलिक में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसके उपरांत डीएनए को बफर संतृप्त फिल्टर पेपर द्वारा छान लिया जाता है कि अगर कोई, हम तो भाई उसको स्पॉट से उठाएंगे, जहाँ पे भी क्राइम हुआ है वहां से उठाएंगे, तो उसके साथ बहुत सारे पार्टिकल्स दूसरे भी आएंगे, ठीक है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, संतृप्त विलयन से छानना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। प्राप्त डीएनए को पेपर टॉवेल के ऊपर रखा जाता है और इसके ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली को रखा जाता है। अभी मैं स्टेप्स सारे पढ़ाऊंगी, आप अभी पढ़ लो एक बार। इसमें ऊपर 0.5 किलोग्राम का भार रात भर के लिए रखा जाता है। ऐसा करने से नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली डीएनए अणु को अंदर बंधित कर लेती है, मतलब डीएनए नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली के अंदर चले जाते हैं। ये एक फिल्म होती है, इसको ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है, ब्लॉटिंग। नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली की 80 डिग्री पर 2 से 3 घंटे के लिए, भैया ये जो है एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दे रखा, सिर्फ थोड़े थोड़े एक एक दो दो लाइन दे रखी है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ उसका, ठीक है। नाइट्रोसेल्यूलोज की 80 डिग्री पर 2 से 3 घंटे के लिए रखा जाता है, जिससे डीएनए झिल्ली पर स्थिर हो जाता है। नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली को 80 डिग्री पर 2-3 घंटे रख देंगे तो डीएनए वहां पे फिक्स हो जाएंगे, नाइट्रोसेल हिलेंगे नहीं इन द सेंस ऑफ, ठीक है। अब इस डीएनए को रेडियोग्राफी तैयार कर संभावित व्यक्ति के डीएनए के रेडियोग्राफ से मिलाया जाता है और इसकी पहचान की जाती है। रेडियोग्राफी को एक हिंदी वर्ड दे रखा है, बता देती हूं, स्व विकिरण।
वो क्या है, जब आप बुक पढ़ोगे ना फिर बोलोगे अरे ये क्या वर्ड दे दिया, क्योंकि अधिकतर बोलने में हम इंग्लिश वर्ड बोलते हैं लेकिन बुक में तो वही शुद्ध हिंदी, जैसे वो वेरिएबल वाला। तो स्वविकिरण कहते हैं रेडियोग्राफी को, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, वैसे ये भी इनकम्प्लीट ही है। ऑटो रेडियोग्राफी जिसको कहते हैं स्वविकिरण, ऑटो। चलिए आ जाइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, जो भी डीएनए हमारे हाथ लगा है क्रिमिनल का, ठीक है, उसके डीएनए को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी डीएनए है, या तो हम किसी का टेस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर किसी बच्चे के माता पिता की पहचान कर रहे हैं, कोई हमारे पास केस आया है अदालत में, सुना होगा ना, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ कि ये बच्चा के पिताजी कौन है, ऐसा वाला जो सीन होता है, तो उसमें हम डीएनए लेंगे कोई भी, या फिर हमने स्पॉट से जो डीएनए उठाया है क्रिमिनल का, मर्डरर का, तो हमने क्या करना है, चाहे अब और भी डीएनए होंगे, भाई जरूरी नहीं मर्डरर का डीएनए हो, 2-4 डीएनए हमें तो मर्डरर पहचानना है। तो सबसे पहले हम अपकेंद्रीकरण करेंगे, जो हम कर चुके हैं पहले। क्या बात बताई थी अपकेंद्रीकरण में, ये बात समझ गए ना कि वो बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए अलग हो जाए, ठीक है। तो हमें ये वाला पार्ट ही लेना है सैटेलाइट डीएनए का। सैटेलाइट डीएनए ले लिया, सेकेंड स्टेप जो हमें करना है वो हमें करना है डीएनए का, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अपकेंद्रीकरण को आइसोलेशन बोल सकते हैं, विलगन। पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन, जिसको हम बोलते हैं विलगन। अब वो विलगन कैसे किया हुआ है, हमने अलग कैसे किया हुआ है, अपकेंद्रीकरण से किया हुआ है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप करेंगे पाचन, जिसको डाइजेशन ही कहेंगे, डाइजेशन ऑफ डीएनए, जो भी डीएनए हमें मिला। अब क्या डाइजेशन है, ये डाइजेशन जो है ये किसके माध्यम से किया जाएगा, वही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के माध्यम से, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन, वैसे उसका पूरा नाम रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, लेकिन वही शॉर्ट में उसको एंडोन्यूक्लियस ही कहते हैं। जो नोट्स बना रहे हैं वो एक बार एंडोन्यूक्लियस के साथ रिस्ट्रिक्टेड लिख दे, ताकि उनको भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेना है। अभी क्यों लेना है ये समझो मेरी बात को। अब मैं आपको केस बताऊंगी, है ना, हम सीआईडी गिरी कर रहे हैं अभी थोड़ी। ये मान लो मेरा डीएनए है, और डीएनए आपको पता है कि भाई क्रोमोसोम है या डीएनए, ये मेरा गुणसूत्र है, और इस गुणसूत्र है तो पेयर में होगा, ऑब्वियसली पेयर में होगा, ठीक है। तो इसका होमोलोगस पेयर भी तो होगा भाई, ये अगर एक गुणसूत्र है तो इसका होमोलोगस पेयर भी तो होगा। तो मान लो ये पेयर है और एक और मेरा डीएनए, हम होमोलोगस पेयर बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ डीएनए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा डीएनए मेरा, और ये तीसरा डीएनए। अब इस पे मान लो वो VNTER मतलब समझ गए ना, वेरिएबल टेंडम रिपीट, मतलब न्यूक्लियोटाइड के वेरिएबल। मेरे भी जो 0.1 है उसमें इस वाले पे क्या है, मान लो 4 वेरिएबल टेंडम रिपीट है। कोई भी रिपीट हो सकता है, जो मैंने कहा AG हो सकता है, CG हो सकता है, वो सब में, और सब में वो अलग अलग नंबर में होगा। तो मेरे वाले में इस वाले पे कितने हैं, 1 2 3 4 है, इस वाले पे 2 है, और इस वाले पे 1 ही है मान लो। अब मेरे को ये ऊपर वाले एक्स्ट्रा डीएनए तो चाहिए ही नहीं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से ये ऊपर वाले डीएनए को काटना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वाला डीएनए जो मुझे चाहिए नहीं। मुझे सिर्फ सैटेलाइट डीएनए चाहिए, इन द सेंस में आप कह रहे हो VNTR, तो आप समझ गए ना, मुझे सिर्फ सैटेलाइट डीएनए, जो भी डीएनए वहां से मिला है मैं उसका, क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, एक तो स्पॉट से डीएनए लेते हैं, दूसरा जिन पे उनको शक होता है उनका डीएनए लेते हैं, है ना। तो उन डीएनए में से तो भाई उनके पास बल्क डीएनए भी आ रहा है, तो बल्क डीएनए को हटा दिया पहले। फिर सैटेलाइट में से भी जो एक्स्ट्रा डीएनए है, जो हमारे काम का नहीं है, जहाँ पे VNTER है सिर्फ उतना ही रखना है, तो हम एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इसको हटा देंगे। तो ये मैं नाम दे देती हूँ प्रिया, ये मेरा डीएनए है। एक हम नाम ले लेते हैं, किसका नाम ले, श्रेया बहुत मुझे है ना वो करती है मैसेज, श्रेया, ये श्रेया का डीएनए ले लेते हैं, खूनी बनाएंगे श्रेया को आज, ठीक है। तो ये श्रेया का डीएनए है, इसका ये डीएनए फ्रेगमेंट है,
इसके डीएनए पे यही सेम सीक्वेंस सेम होगा। अगर मुझ में 80 है तो सारे मनुष्यों में वही सीक्वेंस होगा, बस नंबर उनके अलग होंगे कि मेरे में 80 4 बार है, आप में 80 6 बार होगा, उसमें 80 10 बार होगा या कम होगा। तो मान लो श्रेया के जो ये डीएनए है उसके ये 2 टाइम्स है या 3 ले लेते हैं, ये 3 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, ठीक है, और इसमें 1 टाइम है। वेरिएबल नंबर रिपीट, ठीक है, VNTR। ये श्रेया हो गई। और एक जोया भी मुझे बहुत करती है, आज जोया की कहानी। जोया, ये जोया का डीएनए, हालांकि पता नहीं जोया 11th में 12th में, वो बहुत जगह मुझे मैसेज करती है तो मुझे पता ही नहीं है वो कौन सी क्लास में है, ठीक है। ये जोया है, जोया के ये लो, इसके यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है VNTR, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। एक मुझे अंजलि भी बहुत मैसेज करती है तो अंजलि को भी ले लेते हैं। ये अंजलि, इसके 5 है और यहाँ पे 4 है। चलो ये हमने 4 जो है लिए, और हमें नहीं पता, ये हमें जो क्रिमिनल जहाँ पे हमने मर्डर हुआ था वहाँ से हमें 4 लोगों के डीएनए मिले हैं। एक तो प्रिया मिली है, एक श्रेया मिली है, एक जोया मिली है और एक अंजलि मिली है। और जो बॉडी है, डेड बॉडी है, डेड बॉडी पे हमें जो है वो जो डीएनए मिला है वो ऐसा है, हमें नहीं पता। चलो अभी मैं खोल दूंगी राज तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये डीएनए मिला है, अभी ये एक्स डीएनए, इसको मैं बोल दूं एक्स डीएनए, ये मर्डरर का डीएनए है जो हमें स्पॉट से मिला है। और बाकी 4 डीएनए भी मिले हैं जिसके हमें पता है, या इन चारों पे हमें शक है, हमें उस डीएनए से इसको मैच करना है। तो फर्स्ट हो गया आइसोलेशन, सेकेंड हो गया डाइजेशन, थर्ड हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप ले लेते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक अगारोस जेल, अगारोस जेल क्या होता है, जो एल्गी है उससे अगार अगार नाम का जेल निकलता है, उससे हम एक फिल्म बनाते हैं, जस्ट लाइक अ जेली। आपकी जो जेली आती है ना, जेलेटिन, वैसा ही होता है, सॉलिड होता है। तो ये एक बॉक्स होता है ऐसा सा, इस पे नोड्स लगे होते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे जो है एनोड लगा हुआ है और इस साइड जो है वो कैथोड लगा हुआ है। अगर आपको याद हो मेरी पुरानी बातें तो मैंने कहा था कि डीएनए नेगेटिव होता है ना, जब हमने डीएनए पैकिंग की थी कि हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होता है, डीएनए नेगेटिव होता है। तो भाई डीएनए कहाँ से जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ हमने क्या किया, ऐसे 4-5 अगारोस जेल ले लिए और सबका डीएनए उसमें डाल दिया। ये रहा प्रिया का डीएनए, और ये फिर ये है ना, और फिर ये हो गए। ये पी यानी कि प्रिया है ना, जोया, फिर कौन था, पहले श्रेया थी ना, श्रेया, फिर थी जोया और फिर थी अंजलि। अब कई बच्चे नाराज मुझसे, मैम हम भी रोज मैसेज करते हैं आपको, हमारा नाम तो नहीं लिए। बेटा क्या करें, बोर्ड की कमी है ना, फिर कभी। चलो, तो मैंने यहाँ पे सबके डीएनए डाल दिए। अब ये क्या होता है अगारोस जेल में, जब हम इसको इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, भाई सब में इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जरूरी नहीं है मैं बनाऊं, ठीक है, सब में इलेक्ट्रोड लगे हुए। तो डीएनए क्या करेंगे, अपनी लेंथ के हिसाब से, जितने भी उसमें VNTR है उसके हिसाब से उसकी लेंथ होगी, लेंथ और डेंसिटी के हिसाब से जाएंगे। कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जो डीएनए जितना लंबा होगा
वो उतना कम स्पीड से जाएगा, और जो डीएनए जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा स्पीड से और आगे तक जाएगा। तो हमने जो डीएनए लिए थे, अब इनको यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे एक है ना पट्टी होती है जिसमें डीएनए डाल दिया जाता है, यहाँ पे डीएनए डाल दिया है। अब देख लेते हैं किनके किनके डीएनए थे। चलो मेरा डीएनए देखें जरा, पिछली वाली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। हाँ, ये मेरे इसमें 4 2 1 थे, 4 2 1 3 2 1, 4 2 1 3 2 1, 4 2 1, ठीक है। 4 वाला सबसे पीछे रहेगा, 2 वाला बीच बीच में कहीं मिलेगा, और 1 वाला सबसे, क्योंकि सबसे छोटा है तो सबसे दूर तक जाएगा। श्रेया के थे 3 2 1, तो 4 यहाँ पे तो 3 थोड़ा सा इधर होगा, 2 और 1, ठीक है। 3 2 1 VNTR, अपनी हैवीनेस के हिसाब से ये जा रहे हैं। फिर उसके बाद जोया की क्या थी कहानी। जोया के कितने थे भाई, 2 1 1 और 5 4, 2 1 1, ये 2 और 1 1, ठीक है। और अंजलि के थे 5 और 4, तो 5 तो सबसे पीछे और 4 मेरे बराबर, ठीक है। तो ये 5 और ये 4, ठीक है। ये डीएनए क्या हो गए, अरेंज हो गए। लेकिन डीएनए को हम इसमें देख नहीं पाते, वी कांट सी, ठीक है। हम इसको एगारोस जेल में डीएनए को नहीं देख पाएंगे कि डीएनए कहाँ है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से वो गमन तो कर रहे हैं लेकिन हमें दिखते नहीं है। अब उसके लिए एक रास्ता निकालना है, तो स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 सीधा सा मैं आपको यही बता देती हूँ। स्टेप 4 क्या है, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ये है कि हम इन अगारोस जेल पर नाइट्रोसेल्युलोज फिल्म, जिसको हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं ब्लॉटिंग। इसको ध्यान रखें, इसको ब्लॉटिंग कहते हैं। अगारोस जेल पे नाइट्रोसेल्युलोज की फिल्म होती है, ये एक फिल्म होती है जनरली, फिल्म मतलब पतला पेपर शीट होती है एक, उसको क्या कर देते हैं, इनके ऊपर ढक देते हैं, सबके ऊपर ऐसा ढक के, जैसे उसने कहा भार रख देते हैं कोई 5-10 किलो का, है ना, भार रख दिया, तो ये डीएनए जो है धीरे धीरे, नाइट्रोसेल्युलोज में क्या छेद होते हैं, अगारोस जेल में भी छेद होते हैं, तभी तो डीएनए गमन करेंगे। देखो ये सब पोरस है, मतलब इनमें छेद है। डीएनए जगह छोटी सी है, जो डीएनए जितना छोटा होगा वो उतनी दूरी पर जाएगा, है ना, जो डीएनए जितना बड़ा होगा वो उतना पीछे रह जाता है, ये छेदों से जाते हैं। ऐसे नाइट्रोसेल्युलोज जब हम इसके ऊपर रख देते हैं तो सारे डीएनए नाइट्रोसेल्युलोज में ऐसे कैसे चले जाते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं इनकी फोटोकॉपी चली जाती है नाइट्रोसेल्युलोज में, जस्ट फोटोकॉपी, जैसे ये यहाँ पे है वैसे नाइट्रोसेल्युलोज पर आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा अगारोस जेल था इस पे हमने नाइट्रोसेल्युलोज की फिल्म रखी। अब ये फिल्म देखना, अब मैं सिर्फ एक का डीएनए इस पे बता रही हूँ। जैसे मेरा डीएनए था तो वो मेरे डीएनए की इस पे क्या आ जाएगी, प्रिंटिंग आ जाएगी ऐसे, ये और 1 4 2 1, ये मेरे पास फोटोकॉपी तैयार हो गई। इसको अब मैं देख सकती हूँ, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। चौथा 5वां स्टेप जरा देखो। 5वें स्टेप में क्या करना है, हमें VNTER प्रॉप्स डालने हैं। अब ये VNTER प्रॉप्स क्या है मैम, 5वां स्टेप VNTER प्रॉप्स का अंतरण या डालना, आप सीधे सीधे लिख सकते हो VNTER को डालना। क्या है प्रॉप्स, क्या होते हैं, देखो हमें सेलुलोज पे, नाइट्रोसेल्युलोज पे दिख तो रहा है, लेकिन है ना हम क्या करते हैं, हमने एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लिया था, ये बात हम कर चुके हैं, हमने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लिया है। VNTER की हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या है, ये हम पहले ही देख चुके हैं सैटेलाइट में कि AT है या GC है, ये हमें पता है। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री VNTER ले आते हैं। समझो बात को कि मुझे पता है कि हमने जो भी डीएनए लिए हैं उसमें AT, ये VNTER है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारा VNTER वाला वो नाइट्रोसेल्युलोज पर प्रॉप है। इसका क्या करूंगी, मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लेकर आऊंगी, प्रॉप लेके, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉप्स बोल रहे हैं, VNTER प्रॉप्स बोल रहे हैं। क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो, यानी कि A के साथ क्या होगा T और T के साथ क्या होगा A, ताकि ये दोनों आपस में चिपक जाए और मुझे वापस से क्या मिल जाए, डबल हेलिक्स डीएनए मिल जाए।
ठीक है। अब इसकी प्रॉप्स की क्या खासियत है कि ये रेडियो एक्टिव है। क्या है ये? रेडियो एक्टिव है। भाई नाइट्रोसेल्यूलोज में हमें दिख तो रहे हैं वो, ठीक है, कि डीएनए कहाँ है, लेकिन हमें पकड़ना है ना, एग्जैक्टली उसको देखना है कि कहाँ डीएनए है, और वो हमारे क्रिमिनल डाटा से या हमारे मर्डरर का जो डीएनए मिला है उससे मिल रहे हैं या नहीं, या अगर बच्चा है तो उसके माँ बाप के डीएनए से मिल रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, इनको रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव आपको पता है क्या करते हैं, विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो हमने इसको डाल दिया, तो अगर हम इसको स्कैन करेंगे अब अगर हम हमारी नाइट्रोजन सेल्यूलोज की फिल्म को स्कैन करेंगे प्रॉप्स डालने के बाद, तो जहां जहां रेडियो एक्टिव होगा वहां हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और अगर रेडियो एक्टिव मिल गया तो पता चल जाएगा कि अच्छा रेडियो एक्टिव है, वहीं पे हमारा जो VNTR है वो भी प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, नाइट्रोसेल्यूलोज पे, ये जो फिल्म थी नाइट्रोसेल्यूलोज की, उस पे हमने जैसे मेरा वाला ही 4, 2, 1 उस पे क्या डाल दिए, प्रॉप्स डाल दिए। तो अब ये इससे बाइंड हो गए, अब मैं क्या करूंगी, स्वविकिरण, छठा स्टेप जो मैं करने वाली हूं, स्वविकिरण, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी कर रहे हैं। हमने क्या किया, अब इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करा हमने, अब मैं चारों का बनाऊंगी, प्रिया, जोया, श्रेया और अंजलि, चारों का डीएनए बना रही हूं। तो ये लो, ये सबके डीएनए नाइट्रोसेल्यूलोज पे, ये प्रिया, ये श्रेया, ये जोया और ये अंजलि, ठीक है। फिर से एक बार देख ले, मेरा तो है ही यहाँ पे, तो बना लेती हूँ। अब मैं देखो डबल एक जैसा बना रही हूँ, एक ही कलर का, 4 थे, 2 और 1 यहाँ था। जोया के क्या थे, पीछे जाना पड़ेगा वापस, श्रेया के क्या थे, श्रेया के थे 3, 2, 1, 4 यहाँ है तो 3 यहाँ कहीं बीच में होगा, 3, 2 तो यही होगा और 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1। और जोया के थे 2, 1, 1 है ना, 2, 1, 1, तो 2, 1, 1। और अंजलि 4, 2, 1, अंजलि के 5, 4, 5 तो सबसे लास्ट में, 5 और 4 मेरे बराबर 4, ठीक है। जो भारी था आप देखो, जो हल्का था 1 वो सबसे कॉर्नर पे मिल रहा है आपको, 2 बीच में मिल रहा है, फिर 3, फिर 4 और सबसे लास्ट में 5, ये अपने हिसाब से हो गए। अब हमने इसको जैसे ऑटो रेडियोग्राफी की, हमारे पास सबकी फोटोकॉपी आ गई कि प्रिया का डीएनए ऐसा है, श्रेया का डीएनए ऐसा है, जोया का डीएनए ऐसा है और अंजलि का डीएनए ऐसा है। अब हमारे पास जो स्पॉट पे जो मर्डरर का डीएनए मिला है, जो मर्डरर का डीएनए मिला है वो कुछ ऐसा है। भाई मर्डरर के डीएनए पे भी हमने वो सेम स्टेप किए जो हम पे किए हैं, उसका भी वही सेम इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर उसको नाइट्रोसेल्यूलोज किया, फिर उसको रेडियोग्राफी किया। तो भाई उसकी रेडियोग्राफी, अब बताओ मर्डरर कौन है, जल्दी से फटाफट बता दो मुझे। ये देखो इधर यहाँ पे लास्ट 5 वाला तो यहाँ है, तो ये 4 है, ये बीच में कहीं आ रहा है, ये 2, 4 नहीं, 4 तो इधर था है ना, 4 तो बहुत पास है। चलो इसका जो हमने किया उससे हमें ये पता चला कि ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है सबसे लास्ट में। तो बताओ कौन है मर्डरर? मर्डरर श्रेया है, श्रेया। इसका डीएनए इस वाले डीएनए से मैच हो रहा है,
ठीक है, बाकी सबसे नहीं हो रहा है। अगर जोया का होता तो यहाँ पे 2 होने चाहिए थे, अगर यहाँ होता अंजलि का तो इसके, और मेरे होते तो एक 4, एक बीच में होना चाहिए था और एक उधर होना चाहिए था, लेकिन इधर काफ़ी खाली है। भाई ये स्पॉटिंग की जाती है, वो पता चल जाए। आप बोलोगे कि मैम स्पेस, वो तो हम बोर्ड पे बनाते हैं तो एग्जैक्टली स्पेस नहीं हो पाता। ऐसा आप देखो कि इसको इस पे रख कर देखेंगे तो पता चल जाएगा ना कि एग्जैक्ट थोड़ा सा हिल डुल रहा है या एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, वो पता चल जाएगी। तो मेरे वाले से नहीं मिलेगी, मुझे मर्डरर ना बनाए, मैं मर्डरर नहीं हूँ। तो हमने श्रेया को मर्डरर बनाया है। तो ये है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। क्या स्टेप्स थे? 6 स्टेप है इसके। सबसे पहला आइसोलेशन यानी कि विलगन करना, फिर पाचन यानी डाइजेशन करना, उसके बाद हमें क्या करना है, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, तीसरा। चौथा, उसके बाद हमें उसको नाइट्रोसेलुलोज पे लेना है, 5वां। फिर उसके बाद VNTER प्रॉप्स लगाने हैं, 6 हो सकता है, बीच में मैं 1-2 नंबर भूल गई हूँ, 6ठा। और सबसे लास्ट वाला स्वविकिरणकरण, जिसको ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। और फिर हमें पता चल जाएगा। अगर ऐसा ही पेरेंट्स वाला कोई इशू है तो हम क्या करेंगे भाई, पेरेंट का डीएनए का भी ऐसा नाइट्रोसेलुलोज कर लेंगे, उसका भी नाइट्रोसेलुलोज करेंगे, फिर मैच कर लेंगे कि इसके पापा से इसका डीएनए कितना मिलता है ना। मिलेगा तो पूरा टोटल नहीं मिलता, वही 0.01% का फर्क रहेगा। चलो, तो कहानी खत्म हुई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, और आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि बुक में तो वही एक पैराग्राफ दे रखा है। आप थोड़ा सा स्टेप बना के लिखेंगे और अच्छे से डायग्राम बनाएंगे जैसे मैंने बनाए थे, तो आपको अच्छा फील होगा और आप क्रिमिनल तक पहुँच भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक तो क्या ही बचे हैं, क्वेश्चन आंसर बचे हैं, उनके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।